बच्चों, आपने पहले वीडियो में 50 प्रश्नों का अध्ययन किया था। आज उससे आगे अध्ययन करते हैं। तो अगला प्रश्न है, फ्रांस की 1848 की क्रांति के बारे में बताइए। इसके बारे में आप लिखेंगे, 1848 ईस्वी में खाद्यान्नों की कमी तथा व्यापक बेरोजगारी से दुखी पेरिसवासी सड़क पर निकल पड़े और फ्रांस के सम्राट को फ्रांस छोड़कर भागना पड़ा। राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस के गणतंत्र की घोषणा कर दी तथा 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की भी गारंटी दी गई। अगला प्रश्न है, 1845 में सिलेसिया में हुए बुनकरों के विद्रोह का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, 4 जून 1845 को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ ठेकेदार की कोठी पहुंची। उन्होंने अधिक मजदूरी की मांग की, परंतु उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। भीड़ ने घर में घुसकर खिड़कियां, फर्नीचर आदि को तोड़ दिया। सेना की सहायता से ठेकेदार अपने घर लौटा। इस संघर्ष के दौरान 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा उठाए गए उपायों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर आप लिखेंगे, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए। नंबर 1, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचारों को फ्रांसीसी लोगों तक पहुंचाया। इन विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। इस संयुक्त समुदाय को एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। नंबर 2, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज का स्थान ले लिया। नंबर 3, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। अगला नंबर है, नई स्तुतियों की रचना की गई, शपथें ली गई तथा शहीदों का गुणगान किया गया। इन सबने राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहित किया। अगला नंबर है, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने अधीन राज्यों में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। अगला नंबर, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए तथा संपूर्ण देश में माप तौल की एक समान प्रणाली लागू की गई। अगला नंबर है, क्षेत्रीय बोलियों को बढ़ावा नहीं दिया गया तथा उनके स्थान पर फ्रेंच संपूर्ण देश की भाषा बन गई। अगला प्रश्न है, मारियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया, उनका क्या महत्व था? पिछले के प्रश्नों में थोड़ा इसके बारे में बताया जा चुका है
कि ये एक काल्पनिक नारियों के चित्र हैं जिन्हें राष्ट्र का प्रतीक माना गया था। तो इसके बारे में लिखेंगे, मारियान और जर्मेनिया दो नारियों के चित्र हैं। इन्हें राष्ट्रों के रूपक के रूप में चित्रित किया गया। मारियान फ्रांसीसी गणराज्य की प्रतिनिधित्व करती हैं और जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक है। चित्रण फ्रांस के एक डाक टिकट पर मारियान की तस्वीर छपी। उनकी प्रतिमाओं को सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया ताकि लोगों में राष्ट्रीय भावना की जागृति हो। जर्मेनिया को बबूल वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया क्योंकि जर्मन बलूत को वीरता का प्रतीक मानते थे। बलूत एक वृक्ष है वहाँ, तो उस वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनाया गया था और ये प्रतीक माना गया था कि ये वीरता का है, वीरता का प्रतीक है, जो कि जर्मन में ज़्यादा प्रचलित था। महत्व इन चित्रों ने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल किया तथा फ्रांस और जर्मनी को एक अलग अलग राष्ट्र के रूप में पहचान दी। तो इसका मतलब है जिस तरह अपने यहाँ भारत में भारत माता का चित्र रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रस्तुत किया गया था और आज हम लोग उसका सम्मान करते हैं, उसमें देवी के रूप में एक नारी का चित्र है और शेर बगल में है। उसी तरह यहाँ भी इन दो नारियों का जो है चित्रण है। एक फ्रांस के गणराज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे मारियान नाम दिया गया, और एक जर्मेनिया है जो जर्मन राष्ट्र का रूपक हैं। जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। नंबर 1 है 1848 की क्रांति से प्रभावित होकर जर्मन राज्यों के राष्ट्रवादियों ने विभिन्न क्षेत्रों को जोड़कर एक स्वतंत्र जर्मन राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग पर बल दिया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता तथा संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता पर आधारित था। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्र निर्माण का यह उदारवादी प्रयास विफल हो गया। राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और सेना की शक्ति ने मिलकर दबा दिया। इन ताकतों का प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया था। इसके बाद प्रशा, अगला पॉइंट है, इसके बाद प्रशा ने जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास किया। प्रशा का प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था। उसने इस कार्य हेतु प्रशा की सेना और नौकरशाही से सहायता ली। उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई और 7 वर्ष की अवधि में डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस को 3 युद्धों में पराजित किया। इस प्रकार 1871 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। अगला पॉइंट है, 18 जनवरी 1871 को बिस्मार्क ने वर्साय के शीश महल में विलियम प्रथम को नवीन जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। अगला प्रश्न है, नेपोलियन की संहिता की प्रमुख विशेषता क्या थी? शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन द्वारा किए गए परिवर्तन अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को अधिक
कुशल बनाने के लिए 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने नागरिक संहिता लागू की। यह संहिता नेपोलियन संहिता के नाम से जानी जाती है। इस संहिता की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित थी। नंबर 1, इस संहिता में जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। नंबर 2, कानून के समक्ष समानता तथा संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। नंबर 3, डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली तथा जर्मनी में नेपोलियन के सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त किया तथा किसानों को भूदासत्व तथा जमींदारी करों से मुक्ति दिलाई। अगला नंबर 4, शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया। नंबर 5, यातायात तथा संचार व्यवस्थाओं में सुधार किए। नंबर 6, एक समान कानून व्यवस्था तथा माप तौल की एक जैसी प्रणाली लागू की गई। नंबर 7, संपूर्ण देश में एक राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलित की गई। अगला प्रश्न है, यूरोप के कुलीन वर्ग तथा नए मध्यम वर्गों की विशेषताओं का विवेचना कीजिए। यूरोप में कुलीन वर्ग की विशेषताएं। नंबर 1, कुलीन वर्ग के लोग जमीनों के मालिक थे, उनके पास बड़ी बड़ी जागीरें थीं। नंबर 2, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे। अगला नंबर, ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति तथा शहरी हवेलियों के स्वामी थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रांसीसी भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार प्रायः वैवाहिक संबंधों से आपस में जुड़े हुए थे। नंबर 6, कुलीन वर्ग संख्या की दृष्टि से एक छोटा समूह था। अब देखिए यूरोप के मध्य वर्ग की क्या विशेषता थी, मध्यम वर्गीय लोग कैसे थे। तो नंबर 1, पश्चिमी और मध्य यूरोप के भागों में औद्योगिक उत्पादन तथा व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में ही औद्योगिकरण हो गया था और वहाँ एक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली मध्यम वर्ग का विकास हो गया था। परंतु फ्रांस और जर्मनी के राज्यों में 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण हुआ था। इस औद्योगिकरण के फलस्वरूप मध्यम वर्ग का उत्कर्ष हुआ। यह वर्ग उद्योगपतियों तथा व्यापारियों और सेवा क्षेत्रों के लोगों से बना था। यह वर्ग शिक्षित, धन संपन्न तथा उदारवादी था। अगला नंबर, कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित या उदारवादी मध्यम वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। अगला प्रश्न है, वियना संधि के मुख्य प्रावधानों की विवेचना कीजिए। इसका क्या उद्देश्य था। तो वियना सम्मेलन नेपोलियन की पराजय के बाद 1815 में वियना में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें ऑस्ट्रिया, प्रशा, इंग्लैंड, रूस आदि देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। वियना सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की। इस संधि के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। नंबर 1, फ्रांस की क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश की सत्ता को पुनर्स्थापित किया गया। फ्रांस को उस प्रदेशों से वंचित कर दिया गया जिस पर नेपोलियन ने अधिकार कर लिया था। अगला नंबर है, फ्रांस की सीमाओं पर अनेक राज्यों की स्थापना की गई ताकि भविष्य में फ्रांस अपने साम्राज्य का विस्तार न कर सके। उत्तर में नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था।
दक्षिण में पिडमांट में जिनेवा मिला दिया गया। अगला नंबर है प्रसा की उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए प्रदेश दिए गए। यानी प्रसा को उसकी पश्चिमी जो सीमाएं थी उसका महत्वपूर्ण नए प्रदेश दिए गए। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। ऑस्ट्रिया को जो है उत्तरी इटली को सौंपा गया। अगला नंबर है नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बनाए रखा गया। नेपोलियन के समय में जो 39 राज्यों को मिलाकर जर्मन महासंघ बनाया गया तो उसे बनाए रखा गया। नंबर 7 है पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक हिस्सा दिया गया। वियना संधि की व्यवस्थाओं का उद्देश्य क्या था? नंबर 1 वियना संधि की व्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य उन राजतंत्रों को पुनः स्थापना करना था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। दूसरा उद्देश्य जो प्रमुख उद्देश्य है यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था की स्थापना करना। ये वियना संधि का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान की विवेचना कीजिए। जर्मनी के एकीकरण वियना कांग्रेस द्वारा जर्मनी के 39 राज्यों का एक शिथिल जर्मन संघ बनाया गया। एक जर्मन राष्ट्र सभा की स्थापना की गई जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया के सम्राट को बनाया गया। इससे जर्मन लोगों में घोर असंतोष व्याप्त था। जर्मन के राष्ट्रवादियों ने 1815 से जर्मनी के एकीकरण के प्रयास शुरू कर दिए जिनका वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। नंबर 1 ज़ालवेराइन की स्थापना 1834 ईस्वी में प्रसा की पहल पर ज़ालवेराइन नामक एक शुल्क संघ की स्थापना की गई जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया तथा मुद्राओं की संख्या केवल 2 कर दी जो उसने पहले 30 से ऊपर थी। यानी पहले वहाँ मुद्राओं की संख्या 30 से ऊपर थी जिसे समाप्त कर करके 2 मुद्राओं को मान्यता दी गई। ज़ालवेराइन ने जर्मन राज्यों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। यानी ज़ालवेराइन से जर्मन राज्यों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ क्योंकि वो एक टैक्स के अंतर्गत सब लोग आते थे। इसने भविष्य में प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी की राजनीतिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। नंबर 2 फ्रैंकफर्ट की संसद संपूर्ण जर्मन के लिए एक नवीन संविधान बनाने के लिए 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट संसद ने 831 निर्वाचित सदस्यों की एक बैठक बुलाई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस संघ का अध्यक्ष प्रसा का सम्राट फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को बनाया गया, लेकिन प्रसा के सम्राट फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ द्वारा जर्मन राज्यों का राजमुकुट धारण करना स्वीकार न करके वैधानिक तरीकों से जर्मन की एकीकरण के प्रयासों पर पानी फिर गया। यानी जिनको प्रसा के सम्राट को ये जिम्मेदारी दी गई लेकिन उन्होंने राजमुकुट धारण करने से इनकार कर दिया, जिससे जो एकीकरण का प्रयास चल रहा था उस पर पानी फिर गया। नंबर 3 बिस्मार्क का योगदान। बिस्मार्क का क्या योगदान रहा?
1862 में प्रसा के सम्राट विलियम प्रथम तथा उसके प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। बिस्मार्क ने प्रसा की सेना तथा नौकरशाही की सहायता ली। उन्होंने लौ और रक्त की नीति अपनाते हुए 7 वर्षों की अवधि में 1864 में डेनमार्क को, 1866 में ऑस्ट्रिया को तथा 1870 में फ्रांस को युद्ध में पराजित कर दिया और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की। 18 जनवरी 1871 को बिस्मार्क ने वर्साय के शीश महल में प्रसा के सम्राट विलियम प्रथम को नवीन जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। अगला प्रश्न है, उदारवाद क्या है? उदारवादियों की 1848 की क्रांति ने विश्व में किन विचारों को बढ़ावा दिया? यानी उदारवाद क्या है ये आपको बताना। उदारवादियों की 1848 की क्रांति ने विश्व के किन विचारों को बढ़ावा दिया, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। उदारवादियों ने 1848 की क्रांति का अर्थ, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का अर्थ था राजतंत्र की समाप्ति एवं गणतंत्र की स्थापना। यानी इसका जो मूल उदारवाद का जो उद्देश्य था वो था राजतंत्र समाप्त हो और गणतंत्र की स्थापना हो। उदारवादियों की 1848 की क्रांति फ्रांस के मध्यम वर्गीय लोगों से संबंधित थी। इस क्रांति के फलस्वरूप फरवरी 1848 में फ्रांस के सम्राट को सिंहासन छोड़ना पड़ा और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की गई। यह गणतंत्र पुरुषों को सर्वव्यापी मताधिकार पर आधारित था। अब देखिए उदारवाद का अर्थ क्या है। उदारवाद शब्द अंग्रेजी के लिबरेजिज्म का हिंदी रूपांतरण है और लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता, यानी लिबर्टी, स्वतंत्रता। राष्ट्र राज्य, संविधानवाद, प्रेस की स्वतंत्रता तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता के संसदीय विचारों पर आधारित था। यानी उदारवाद जो था वो अंग्रेजी के शब्द लिबरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है उदारवाद, जो लैटिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित था। उदारवाद यानी उसका मूल अर्थ स्वतंत्रता से है। अब देखिए उदारवादियों के विचार। उदारवादियों ने विश्व में निम्नलिखित विचारों को बढ़ावा दिया। नंबर 1, राजनीतिक विचार। उदारवादियों ने संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का समर्थन किया। उदारवादी इस सरकार की स्थापना पर बल देते थे जो सभी की सहमति से बनी हो। दूसरा है, वे कानून के सामने समानता के पक्षपाती थे, परंतु उनका यह विचार सबसे अधिक मताधिकार के पक्ष में नहीं था। अब सामाजिक विचार क्या थे? उदारवादियों ने महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने की मांग की। भूदासत्व तथा बंधुआ मजदूरों को समाप्त करने पर बल दिया। ये रहे सामाजिक विचार। आर्थिक विचार उनके थे। उदारवादियों ने बाजार
की मुक्ति, वस्तुओं तथा पूंजी के आयात निर्यात पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त करने पर बल दिया। उदारवादी निजी संपत्तियों के स्वामित्व को अनिवार्य बना देना चाहते थे। अन्य विचारों में उदारवादियों ने राष्ट्रीय राज्य का विचार, संविधानवाद का विचार, प्रेसों की प्रेस की स्वतंत्रता तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता के विचार को बढ़ावा दिया। अगला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में इस सांस्कृतिक जुड़ाव को रूमानीवाद नाम दिया गया। इस रूमानीवाद के 3 प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, लोक संस्कृति। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड ने दावा किया कि रूमानी जर्मन संस्कृति उनके आम लोगों में निहित थी। उसने लोक संगीत, लोक काव्य और लोक नृत्यों के माध्यम से जर्मन राष्ट्र की भावना को प्रसारित किया। भाषा। राष्ट्रवाद के विकास में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उदाहरण के लिए पोलैंड में पोलिश भाषियों ने रूसी भाषा के प्रभुत्व का विरोध किया और इस प्रकार पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। संगीत। पोलैंड में परतंत्रता की स्थिति में संगीत के द्वारा ही राष्ट्रीय भावना जागृत रखी गई। एक पोलिश नागरिक कैरोल कुरपिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ऑपेरा व संगीत से गुणगान किया तथा पोलेनेस व माजुरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रों का विकास, इसमें हम अध्ययन करेंगे कि 19वीं शताब्दी में अनेक देशों में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जिसमें जर्मनी और इटली प्रमुख थे। और वो किस प्रकार हुए, इसके पॉइंट वाइज इसको देख लीजिए। नंबर 1, जर्मन राष्ट्र राज्य का विकास। इसके अंतर्गत फ्रैंकफर्ट संसद के प्रयास। जर्मनी में राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्ग के लोगों में अधिक थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद, फ्रैंकफर्ट संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। लेकिन राष्ट्र निर्माण का यह उदारवादी प्रयास राजशाही तथा सैन्य शक्ति ने मिलकर विफल कर दिया। उसका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। इसमें देखो, इसके पीछे भी बताया गया था कि जो मध्यम वर्ग थे वो चाहते थे कि जो है राष्ट्र जो है संसद के माध्यम से चले और उदारवादी विचार से चले, परंतु ये उदारवादी थे, इसलिए इनको सेना से और जो उच्च वर्ग के बड़े बड़े भूस्वामी थे मिल करके इसको दबा दिया गया। क्योंकि ये उदारवादी थे, उग्र नहीं थे, तो इन्हें दबाना आसान था। नंबर 2,
प्रशा का नेतृत्व तथा बिस्मार्क की भूमिका, इसमें बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन है। इसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। प्रशा के प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने प्रशा की सेना तथा नौकरशाही की सहायता से उसने लौह और रक्त नीति अपनाते हुए 7 वर्षों में डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और प्रशा को युद्ध में पराजित किया और जर्मनी को एकीकृत किया। अगला देखिए, जर्मन साम्राज्य की घोषणा 18 जनवरी 1871 को बिस्मार्क ने वर्साय के शीश महल में विलियम प्रथम को नवीन जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। इस प्रकार जर्मन में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ने प्रशा राज्य की राज्य शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाया। एकीकरण के पश्चात उन्हें जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अब इटली को देख लीजिए, इटली राज्य का उदाहरण। ज्यूसेप्पे मेस्सीनी का योगदान। इटली अपने एकीकरण के पूर्व 7 राज्यों में बटा था। इसमें से केवल एक राज्य सार्डिनिया पिडमांट में इतालवी राजवंश का शासन था। इटली के क्रांतिकारी नेता ज्यूसेप्पे मेस्सीनी ने 1831 में यंग इटली नामक एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की और इसके माध्यम से इटली वासियों में राष्ट्रीयता, देशभक्ति, त्याग और बलिदान की भावना उत्पन्न की। अब इसमें काबूर का योगदान। काबूर सार्डिनिया पिडमांट का प्रधानमंत्री था। 1859 में फ्रांस की सैनिक सहायता प्राप्त करके सार्डिनिया पिडमांट ने ऑस्ट्रिया के सेनाओं को पराजित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप लंबार्दी को सार्डिनिया पिडमांट में मिला लिया गया। अब देखिए गैरीबाल्डी का योगदान। गैरीबाल्डी इटली का एक महान स्वतंत्रता सेनानी था। उसने 1860 में सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। जनमत संग्रह के बाद सिसिली और नेपल्स को सार्डिनिया पिडमांट में मिला लिया गया। अगला है विक्टर एनुअल द्वितीय का योगदान। विक्टर एमेनुएल द्वितीय सार्डिनिया पिडमांट का राजा था। 1861 में उसे एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। 1866 में वेनेसिया को भी इटली में मिला लिया गया। 1870 में इटली की सेनाओं ने रोम पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार इटली का एकीकरण पूरा हुआ। तो ये इस तरह आपने जर्मनी और इटली दोनों का उदाहरण देते हुए इस प्रश्न को पूरा किया। इस तरह ये दोनों का उदाहरण हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था? ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुए कोई उथल पुथल अथवा क्रांतिकारी परिणाम नहीं था, बल्कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। अतः ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में भिन्न था। जैसे नंबर 1, ब्रिटेन में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉटिश व आयरिश आदि जाति समूह थे जिनकी पहचान निर्जाति थी। निर्जाति के बारे में बता दिया गया है कि जो एक जाति विशेष का नेतृत्व करते हैं, वो पहचान होती है, उसी को निर्जाति कहते हैं। इन जातीय समूहों में अंग्रेजों की शक्ति, धन संपत्ति तथा गौरव की वृद्धि हुई तो वह द्वीप समूह के अनेक जाति समूहों पर अपना
प्रभुत्व स्थापित करने में सफल रहा। इन जातियों ने, जो आपने देखा, इन जाति समूहों ने अन्य द्वीप समूह पर जो अन्य लोग थे उन पर प्रभुत्व जमाने में सफल हुए। सर्वप्रथम उन्होंने स्कॉटिश लोगों को अपने देश में सम्मिलित किया, फिर उन पर प्रभुत्व स्थापित किया। इसके पश्चात उन्होंने आयरिश लोगों पर नियंत्रित किया तथा आयरलैंड को बलपूर्वक ब्रिटेनी राज्य में मिला लिया। इस प्रकार यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का शांतिपूर्ण तरीके से गठन हुआ, जबकि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में राष्ट्रवाद अचानक हुई कोई उथल पुथल अथवा क्रांति के परिणाम थे। उदाहरण के लिए जर्मनी राष्ट्रवाद प्रशा के नेतृत्व और बिस्मार्क की भूमिका का प्रमुख परिणाम था, तो इटली के राष्ट्रवाद में काबूल और गैरिबाल्डी, विक्टर एमुअल का महत्वपूर्ण योगदान था। तो आपने देखा कि ब्रिटेन का जो राष्ट्रवाद था वो अचानक नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। वहाँ विभिन्न द्वीपों पर विभिन्न प्रकार के निर्जाति लोग रहते थे, जो धीरे धीरे ब्रिटेन के अधीन हो गए और एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव पनपने के कारण 1871 ईस्वी के पश्चात यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का मुख्य स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में तनाव पनपने के लिए निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, भौगोलिक और जातीय भिन्नता। बाल्कन क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। बाल्कन क्षेत्र एक बड़े हिस्से पर ऑटोमान साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापित था। तुर्क लोग बाल्कन या ईसाई प्रजातियों का शोषण करते थे, जिससे बाल्कन जातियों में असंतोष व्याप्त था। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार तथा ऑटोमान साम्राज्य के विघटन के कारण बाल्कन क्षेत्र की स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। नंबर 3, बाल्कन क्षेत्र में एकता का अभाव। बाल्कन राज्यों में परस्पर एकता का अभाव था। प्रत्येक राज्य अपने लिए अधिक से अधिक प्रदेश प्राप्त करना चाहता था, इस कारण बाल्कन राज्यों में तनाव था। नंबर 4, बाल्कन क्षेत्र में यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा। बाल्कन क्षेत्र में यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण बाल्कन क्षेत्र में यह तनाव और अधिक बढ़ गया था। तो बाल्कन एक क्षेत्र था जिसमें बाल्कन लोग रहते थे। उस पर ऑटोमन साम्राज्य और तुर्कों का प्रभाव था, जो उनका शोषण करते थे, इसलिए वहाँ बहुत ही अशांति व्याप्त थी। और वो कारण इसमें दिए गए हैं कि उनमें परस्पर एकता का अभाव था, एक दूसरे के राज्य को हड़पना चाहते थे, उनके बीच प्रतिस्पर्धा थी। और इन सब कमियों को देखते हुए जो यूरोपीय शक्तियाँ थीं, बाल्कन क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए काफ़ी तनाव उत्पन्न कर दिए थे। आइए अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रारंभ हुई थी, स्पष्ट करें। ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति। हेडिंग होगी यूरोप में राष्ट्रवाद
की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। यथा जैसे इस क्रांति में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने प्रारंभ से इसे अनेक कदम उठाए, जिसमें फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती थी। नंबर 2, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का प्रमुख लक्ष्य यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्ति कराना था। नंबर 3, इस क्रांति के बाद नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्रों में जिन क्रांतिकारी सिद्धांतों को सम्मिलित किया वो राष्ट्रवाद की ही अभिव्यक्ति थी। जैसे 1804 में नेपोलियन ने एक नागरिक संहिता का निर्माण किया, जिसमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। नंबर 2, इस नागरिक संहिता में कानून के समक्ष समानता एवं संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखने की बात कही गई। कुलीन वर्गों को प्राप्त विशेषाधिकार को समाप्ति के पश्चात शिक्षित एवं उदारवादी मध्य वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचारों का अधिक प्रचार प्रसार हुआ। तो इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि जो है राष्ट्रवाद का प्रथम झलक जो देखने को मिलती है वो फ्रांसीसी क्रांति है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने जो प्रश्न हल किए हैं उनकी संख्या हो गई 65। अब अगले वीडियो में अगला अध्याय होगा। यह अध्याय समाप्त हुआ। कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो इसको बाद में करा देंगे, या अगले वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न का हल करा देंगे।